ओके, तो अब देखते हैं प्लेन मिरर का जो सेकंड अपने पास कंडीशन थी, जिसमें क्या कर रहा है, वो वर्टिकली मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मान लो आपके पास ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। यहाँ पर अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इधर अपने पास क्या है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर सपोज करो ये जो आपका क्या है दर्पण, वो ऊपर की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के वेग के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है, जब ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, क्षैतिज दिशा में क्या करता है, गति करता है। और वो कैसे पड़ता है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, वो हमें पता होना चाहिए। अब समतल दर्पण से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी अगर पूरा इमेज, पूरी लेंथ देखनी है, तो जो आपके पास मिरर है उसकी हाइट, मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अपना पूरा क्या देखना है, पूरी लंबाई देखनी है, लंबाई के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कि लंबाई h/2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मान लो 6 फीट का कोई बंदा है, तो उसको अपने क्या करना, पूरी इमेज अगर देखनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 फीट का मिनिमम क्या चाहिए होगा, मिरर चाहिएगा, जिसमें अपनी वो पूरी क्या कर सकता है, बॉडी को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज कंडीशन है, वो थोड़ी सी आप ध्यान रखना। ठीक है, मान लो ये आपके पास दर्पण है, ठीक है, और यहां पर वो बंदा खड़ा हुआ है, या मान लो यहां पर वो बंदा खड़ा हुआ है और इधर अपने पास क्या है, दर्पण है। ठीक है, तो क्या होगी, एक किरण ऊपर से आएगी और यहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण क्या होगी, यहां से नीचे से आएगी और वो भी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, मान लो उसकी आंख तक है, आंख से सर तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, x, और बाकी जो ऊंचाई कितनी है उसकी है y। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो दर्पण है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, x + y/2। ठीक है, लेकिन ये जो धरातल से कितनी ऊंचाई पे रखा होना चाहिए, वो होगा y/2। कितना होगा, y/2। फिर से देखो, इसको समझने की कोशिश करना। अपने पास कोई बंदा है एक, जिसकी फीट है, जो आंख से लेके जो सर तक की ऊंचाई, वो मान लो 2 फीट है, ज्यादा हो गई वैसे होती नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 2 फीट है। और बाकी जो उसकी हाइट है आंख से लेके पैर तक, वो कितनी है, 4 फीट है। ठीक है, तो अगर हमें सिंपली पूछे कि भाई साहब इसको दर्पण, कितना दर्पण चाहिए कि पूरी लंबाई देख सके, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई कितनी होगी, 4 + 2 6, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 फीट। तो उसको मिनिमम कितनी लेंथ का दर्पण चाहिए होगा, 3 फीट का। लेकिन अगर हमें पूछे कि ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे रखा होना चाहिए, तो वो कितना होगा, ये जो लेंथ है कितनी है, आंख से लेके पैरों तक 4 फीट, उसकी आधी, मतलब जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, अपने पूरे इमेज को शो कर पाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देते हैं। मान लो अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है, इसके सामने क्या है, एक दर्पण है और एक पीछे दीवार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, तो इसको पूरी दीवार देखने के लिए जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई चाहिए होगी, वो कितनी होगी, h/3। कितनी चाहिए होगी, h/3। अगर मान लो 9 मीटर की क्या है, दीवार है, तो दर्पण को कितनी होनी चाहिए, कम से कम 9/3, मतलब 3 मीटर का आपको क्या चाहिए, दर्पण चाहिए होगा, तभी वो पीछे की पूरी दीवार को क्या करेगा, देख पाएगा। ठीक है, तो ये 2 बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपको क्या रखना है, याद रख लेना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाई करते हैं, देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो गोलीय दर्पण होता क्या है, पहली चीज तो यही है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि क्या है, परावर्तन के लिए किसकी जरूरत नहीं रहती है, समतल सतह की जरूरत नहीं रहती है, बस सतह कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी सतह जरूरी है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और मिरर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे। तो पहली चीज तो यह है, जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसको हम क्या कर देते हैं, एक साइड से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास ये कोई गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है, r त्रिज्या है। ठीक है, r त्रिज्या का कोई गोला है,
तो इसका कटा हुआ भाग, मान लो ये भाग आपने क्या कर लिया है, काट के बाहर रख लिया है, ठीक है, ये कटा हुआ भाग हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये दूरी भी कितनी होगी, यहां से यहां तक, वो भी कितनी होगी आपकी, आर ही होगी, ठीक है। अगर आप इसको बाहर की साइड क्या करोगे, पॉलिश कर दोगे, मतलब ये ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये कौन सा दर्पण हो गया आपके पास, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर आप अंदर की साइड इसको क्या करोगे, पॉलिश कर दोगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। समझ में आई बात, बाहर की साइड किया तो क्या बन गया अवतल, और अंदर की साइड किया तो कैसा बन गया, उत्तल दर्पण। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ये जो बिंदु है, जो गोला, जिस गोले का एक कटा हुआ भाग है, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वस्तु और इसका जो सेंटर होगा ना, उसको मिलाने वाली इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, जो किससे गुजरे, उसके केंद्र से गुजरे, किसके केंद्र से, गोले के केंद्र से गुजरे, तो ये जो अपनी रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। और इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव या पोल, ठीक है। सारी दूरियां हम कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, ये चीज ध्यान रखना। सारी जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, ध्रुव से करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई, ये अपने पास क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये सारी चीजें किसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, कॉन्वेक्स के लिए भी होगी और कॉनकेव के लिए भी लागू होगी, ठीक है। अब देखो, किसी भी दर्पण में या आपको क्या करनी है, इमेज फॉर्म करनी है, तो आपको मिनिमम क्या चाहिए होगी, 2 किरणें चाहिए होंगी, 2 रेज आपको चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो, पहली, जब भी आपके पास कोई भी किरण है, वो मुख्य अक्ष के अगर क्या आ रही है, समांतर आ रही है, ठीक है, ये समांतर आ रही है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन के बाद वो कहां से गुजर जाती है, फोकस से। कहां पर मिलती है वो, फोकस से, फोकस के ऊपर मिल जाती है। जिस बिंदु, यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस बिंदु के ऊपर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस। और ध्रुव और इस फोकस बिंदु के मध्य की दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी या फोकल लेंथ, जिसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आई बात, समांतर आ रही है तो कहां से जाएगी, वापस से उस फोकस बिंदु से, ठीक है। ये फोकस आपका क्या हो गया, बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई किरण है वो वक्रता केंद्र से होके आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वापस क्या होगी, वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये कोई दर्पण है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो अगर कोई किरण है वो क्या कर रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वापस क्या होगी, इसी से बाहर या इसी के समांतर आ जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। विचलन सिर्फ कितना होगा, पाई का विचलन हो जाएगा, क्योंकि पहले दिशा इधर थी, अब दिशा किधर हो गई, इस तरफ हो गई, ठीक है। अगर कोई किरण है वो पोल के ऊपर सीधी कहां, डायरेक्ट कहां इंसिडेंट हो रही है, पोल के ऊपर, मान लो ये थीटा कोण पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या हो गई, थीटा कोण पर वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 3 किरणें चाहिए होंगी, पहली समांतर आ रही है, दूसरी क्या हो रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है तो वहीं से चली गई, तीसरी किरण है पोल पर थीटा एंगल से आपतित हुई है, तो वापस क्या होगी, थीटा एंगल पर ही वापस चली गई। समझ में आई बात। अगर किसी को लगता है कि ये थीटा पे क्यों चली गई, तो देखो ये जो कटा हुआ भाग है वो गोले का हिस्सा है, हाँ या ना, और यहाँ पर परावर्तन की घटना हो रही है, तो हम अभिलंब मानेंगे, तो अभिलंब क्या होगा, स्पर्श रेखीय, बिल्कुल ऐसा, हाँ या ना। अब देखो, अगर किसी भी समतल सतह पर परावर्तन का नियम आप जानते हो, थीटा कोण पर आता है तो थीटा पर ही वापस क्या होता है, चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका अभिलंब बिल्कुल क्या है, लंबवत है, किसके, मुख्य अक्ष के, तो थीटा पे आएगी, तो थीटा पे ही वापस क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। ये चीजें हैं, 3 किरणें आपको मिनिमम 2 किरणें चाहिए होंगी इमेज बनाने के लिए। पहले आपकी ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी अगर पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट आपकी रखी हुई है तो आप उससे क्या कर सकते हो, इमेज को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि किस स्थिति में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा जी, और इस चैप्टर में आपको जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाठी है, वो काफी अच्छे से क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, उसमें कुछ नहीं करना। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो देखो काफी ज्यादा सिंपल चीज है।
बस एक चीज याद रखनी है, अगर किरण की दिशा में दूरी माप रहे हो तो प्लस लेना है और विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस लेना है। कैसे? देखो, ये पोल हो गया आपके पास, यहां पर कोई वस्तु हो गई, तो किरण हमेशा कहां से आती है? वस्तु से, तो वस्तु से किरणें आ रही है। और ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, किरण इधर जा रही है, आपने दूरी मापना कहां से स्टार्ट करोगे? ध्रुव से। ध्रुव से अगर फोकस दूरी मापनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस तरफ आओगे, हाँ या ना? तो विपरीत दिशा में चले गए तो फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में होगी। समझ में आई बात? अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में ये हो गया आपके पास क्या? मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका पोल, यहां पर कोई वस्तु है, इधर जाएगी, हाँ या ना? तो और इसका फोकस किधर होगा? इस तरफ। हम मान लेंगे कि यहां पर आके मिल रही होंगी, हाँ या ना? और दूरी मापेंगे पोल से फोकस केंद्र की तरफ, इधर चले गए तो दोनों एक ही दिशा में है, तो दूरी कैसे आएगी? पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण की जो हमेशा दूरी, जो फोकस दूरी आती है वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है। किरण की दिशा में चलोगे तो क्या होगा? किरण की दिशा में जाने पर क्या लेंगे? धनात्मक। और विपरीत दिशा में जाने पर क्या लोगे? विपरीत दिशा में जाने पर क्या लोगे? ऋणात्मक। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि लेंस में भी काम आएगी अपने। अगर किरण की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस, और विपरीत दिशा में माइनस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस किस पोजीशन के ऊपर हमें क्या क्या मिलते हैं, अपनी जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पहले पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण के दो भाग है, अवतल और उत्तल। तो अब बात करते हैं हम किसकी? अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की। ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर कैसे फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। ये वाली कंडीशन है, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, तो अगर आपकी वस्तु किस पे रखी हुई हो? अनंत पे रखी हुई हो, तो हमेशा जो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पे बनता है। अनंत से अगर आपकी क्या आ रही है? किरणें आ रही है, तो कहां पर आके मिलती है? फोकस पे आकर मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये बनेगी कैसे? तो ये हमेशा क्या बनाता है? अच्छा, एक मिनट ध्यान रखना, इस केस में जो आपका अवतल दर्पण है वो क्या हो सकता है? वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, और उल्टी बनाता है, और सीधी भी बना सकता है। ठीक है, अब कब किस केस में ये उल्टी बनाएगा, सीधी बनाएगा, आभासी होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो, जब तक वस्तु फोकस से इधर रहेगी, फोकस जो आपका केंद्र है इससे इस तरफ रहेगी, तो वस्तु हमेशा क्या होगी? वास्तविक और उल्टी रहेगी। जैसे ही वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहेगी तो आभासी और सीधी। इस कंडीशन में आपका मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा? वो अलग आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कैसा है? सीधा। और सीधा के लिए मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या आता है? प्लस, और उल्टे के लिए हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कब है वस्तु अगर किसी स्थिति पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब वो किस स्थिति के ऊपर बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो हम पहले देखते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, फिर देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो पहला है, देखो वस्तु को मैं किससे लिख रहा हूं? यू। यू आपका क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, वस्तु किस पे रहेगी? इनफाइनाइट पे रहेगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पर। ठीक है, फोकस पर। ठीक है, वस्तु जब क्या होगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी। पहला केस हो गया। दूसरा केस है सी और अनंत के मध्य, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और सी के मध्य। तीसरा केस, जब आपका वस्तु कहां पर स्थित होगा? सी के ऊपर होगा, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फोर्थ केस, जब किसके बीच में होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। और
लास्ट आपका है जब आप कहां रहेगा, बिल्कुल आपकी वस्तु कहां रहेगी, फोकस पे रहेगी। कहां पर है, फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, और लास्ट के जस्ट मान लो जब फोकस और पोल के मध्य, किसके बीच में है, फोकस और पोल के मध्य है, ध्रुव के मध्य है, तो कहां बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। समझ में आई बात। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या करता है, अवतल दर्पण एक आभासी बनाता है। बाकी सारी केसेस में क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। इतने केसों में क्या बनेगा आपका, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इस केस के अंदर क्या बनेगा आपका, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और जब आपका सी के ऊपर रहेगा तब आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, -1। -1 का मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के आकार का। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है, अवतल दर्पण की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण में अपन को सिर्फ दो केस पढ़ने हैं, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर, और दूसरा केस जब वस्तु किसी भी बिंदु के ऊपर स्थित हो। ठीक है, तब देखना हमें। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, आभासी वस्तु बनाएगा, और आभासी है तो कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा अपने पास, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के केस में क्या बनेगा अपने पास, मान लो अगर इनफाइनाइट पर है, वस्तु कहां पर स्थित है, इनफाइनाइट पर स्थित है, तो आपका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस के ऊपर। ठीक है, और बाकी किसी भी स्थिति के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जो आप तीन रेखाएं आपको बताइए कि कहां आने वाली रेखा कहां जाएगी, समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, पोल पे आ रही है तो उतने कोण पे चली जाएगी, वक्रता केंद्र से आ रही है तो वहीं से चली जाएगी, उससे आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी स्थिति पर स्थित है आपकी वस्तु, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रे डायग्राम से क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और इस केस में ध्यान रखना, हमेशा क्या करेगा, हमेशा आभासी और क्या करेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट लेस देन 1 रहेगा, मतलब छोटा बनाएगा ये। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। अब आओ हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं कि इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल आ गया तो देखो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, कुछ करना नहीं है आपको। जो मिरर फॉर्मूला है वो आपको सभी को आता है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले दर्पण फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है आपके पास, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, 1/f क्या हो गया आपके पास, फोकस दूरी। ठीक है, अवतल दर्पण की हमेशा नेगेटिव, उत्तल की क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। v क्या होगी, आपका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, प्रतिबिंब की दूरी। कहां से मापेंगे, हमेशा ध्रुव से। और u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वो भी कहां से मापेंगे, हमेशा पोल से मापेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सभी को आता ही है। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो एक छोटा सा हम अभी हमने जो टेबल बनाई उसको वेरीफाई करने के लिए देखते हैं कि अगर मान लो वस्तु कहां पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पे रखी हुई है। ठीक है, तो मैं ये बना देता हूं, आपके पास उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और ये दूरी हो गई आपकी f, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, r। ठीक है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, f = क्या होता है, r/2। फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की है, वो आधी होती है। यहां पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको r को क्या लिख सकता हूं, r = 2f भी तो लिख सकता हूं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, f अवतल दर्पण के लिए f हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, और अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है वस्तु कहां रखी हुई है, इस तरफ रखी हुई है, तो यहां से ये दूरी कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। तो मैं लिख देता हूं -1/f, क्योंकि फोकस दूरी कैसी होती है, पोल से लेके इस बिंदु तक, और हम क्या कर रहे हैं, किरण के
विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो माइनस का 1/f इक्वल टू 1/v, और दूरी क्या लिखोगे आप, वस्तु यहां स्थित है ना, तो यहां से इधर आ रहे हो, किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो क्या लोगे माइनस, तो क्या लिखूंगा माइनस का 1/2f, तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया 1/2f माइनस 1/f। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/v इक्वल टू माइनस 1/2f, और v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो -2f। -2f का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब कहां बनेगा 2f पर, और 2f को हम क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना, इसमें चिन्ह परिपाटी का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है। अगर आपने एक भी साइन नेगेटिव या पॉजिटिव कर दिया है तो उससे क्या हो जाएगी आपकी सारा का सारा न्यूमेरिकल है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है किसके दर्पण सूत्र की। अब हम देखते हैं आवर्धन के बारे में। तो देखो आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाई। कोई भी आपका दर्पण है वो किसी वस्तु को कितना छोटा या कितना बड़ा प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास आपने देखे होंगे, ये लेंसों में काफी ज्यादा यूज आते हैं, दर्पण में हम इतना नहीं रखते। या आपने गाड़ी वगैरह के दर्पण देखे होंगे, उसमें आपकी गाड़ी जब दूर है तो काफी छोटी दिखती है, बिल्कुल पास आ जाती है तो काफी बड़ी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई दर्पण है किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना बड़ा कर रहा है या कितना छोटा कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे एम से, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्नीफाई इक्वल टू क्या होता है -v/u, माइनस आपको रखना है v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और वो भी साइन के साथ लिखनी है, u क्या है वस्तु की दूरी, वो भी किसके साथ लिखनी है साइन के साथ लिखनी है, इक्वल टू hi/h0। ठीक है, h क्या है, h का i का मतलब है जो इमेज है उसकी ऊंचाई, और h0 है मतलब वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, देखो यह अगर आपके पास दर्पण है, ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ वस्तु खड़ी है तो आप पॉजिटिव लोगे, और अगर वस्तु नीचे की तरफ है तो उसको क्या लोगे आप नेगेटिव लोगे। तो अगर आपको सिर्फ क्षैतिज आवर्धन पूछे तो आप -v/u निकालना, और अगर आपको ऊर्ध्वाधर आवर्धन पूछे तो hi/h0, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा जी, अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हाँ है ना। अब आप काम करो यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो v से, टोटल समीकरण को, तो क्या क्या v/f इक्वल टू v/v कितना हो गया 1 प्लस v/u, हाँ है ना। अच्छा जी, अब इसको इधर ले आओ तो -v/u इक्वल टू 1 - v/f, और -v/u को आप क्या लिख सकते हो m, हाँ है ना। तो m बराबर क्या आ गया आपके पास f माइनस v/f। ये आपका क्या आ गया डायरेक्ट रिलेशन आ गया किसके बीच में, प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन के बीच में। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो इसको, अगर आप u से मल्टीप्लाई करोगे तो वस्तु की स्थिति और आवर्धन के बीच में आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है किसके बारे में आवर्धन के बारे में। ठीक है, अब हम एक चीज और पढ़ते हैं मान लो कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल है a0, कितना है a0, और अगर उसका प्रतिबिंब बन रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना है ai, और वो क्या कर रहा है उसका तल है वो मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। जैसे मान लो ये आपका दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, और कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये 2D में ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल ऊपर रखी है, लंबवत रखी हुई है। ठीक है, तो जो आवर्धन है क्षेत्रफल जो आवर्धन है उसको हम लिखेंगे ms से, ms इक्वल टू ai/a0 इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, ये m स्क्वायर क्या है आपका जो क्षैतिज दिशा में आपका आवर्धन था उसके स्क्वायर के बराबर होगा कौन सा ms। ai यहां पर क्या है इमेज का एरिया, a0 क्या है आपका ऑब्जेक्ट है जो वस्तु है उसका एरिया। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ऐसे बोले कि कोई 2 मीटर का क्या है 2 मीटर स्क्वायर का कोई वर्ग है जो गोलीय दर्पण के सामने रखा हुआ है, और कहां पर रखा है वक्रता केंद्र पे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पे आवर्धन कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो प्रतिबिंब का जो क्षेत्रफल होगा वो भी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। मतलब आपकी जो वस्तु और जो आपका दर्पण है दोनों का क्या होगा एरिया क्या होगा समान होगा। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखना है किसके लिए क्षेत्रीय आवर्धन के लिए। मैं लिख देता हूं क्षेत्रीय आवर्धन, और ये आपका कौन सा है
क्षैतिज आवर्धन, इसको मैंने ms से लिख दिया है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं कि समतल दर्पण में जो वेग था वो जितने से वस्तु आ रही है उतने से प्रतिबिंब आएगा, लेकिन दिशा एक दूसरे से क्या होती थी, विपरीत होती थी। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण के अंदर जो वेग होता है उसका क्या सीन रहता है। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास क्या है, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण हमने ले लिया है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है तो कहां पर बनेगा, फोकस पर। ये अनंत से चलकर कहां आ जाएगी, वक्रता केंद्र तक आएगी। उसी केस में आपकी जो प्रतिबिंब है वो सिर्फ F से चलकर कहां आएगा, C तक आएगा। मतलब वस्तु आपकी अनंत से चलकर वक्रता केंद्र तक आ रही है, लेकिन आपका प्रतिबिंब सिर्फ F से C तक ही चला है। तो जो आपके पहले केस में वस्तु का वेग काफी ज्यादा रहेगा और प्रतिबिंब का कम रहेगा। जैसे ही वस्तु C से F तक जाएगी, प्रतिबिंब C से अनंत तक चला जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, प्रतिबिंब का वेग बढ़ गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें रिलेशन क्या आता है। तो आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, हाँ है ना। इसको डिफरेंशिएट करो तो फोकस दूरी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अवकलन 0। 1/v का क्या हो जाएगा, माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1/u स्क्वायर इंटू du। dv क्या है, प्रतिबिंब के वेग में परिवर्तन, और du क्या है आपके पास, जो वस्तु आपके उसके वेग में परिवर्तन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू। ठीक है, ये आपका रिलेशन है किसके केस में, गोलीय दर्पण के केस में। ठीक है, ध्यान रखना जब वस्तु कहां से कहां रहती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो किसका वेग ज्यादा होता है, वस्तु का। ठीक है, यहां पर वस्तु का वेग ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही वस्तु इस क्षेत्र में आ जाती है तब वस्तु का वेग कम हो जाता है और प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बराबर नहीं रहता। जबकि समतल दर्पण में क्या रहता है, वेग बराबर रहता है, लेकिन दिशा एक दूसरे से क्या रहती है, अपोजिट रहती है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। ओके, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।